रोहन 22 साल का एक प्रांतीय विश्वविद्यालय का अंतिम वर्ष का छात्र था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से जर्जर घर में अपनी बीमार माँ और पिता के साथ रहता था, जो एक गंभीर दुर्घटना के बाद काम करने की क्षमता खो चुके थे। रोहन का परिवार पिता के इलाज के लिए गए बड़े कर्ज के कारण कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। हर दिन रोहन सुबह 5:00 बजे उठता, घर के पास की एक बेकरी के लिए डिलीवरी का काम शुरू करता और फिर अपने पुराने बैग में कुछ फटी पुरानी किताबें लेकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाता। क्लास के बाद वह एक ढाबे पर अतिरिक्त काम करने के लिए दौड़ पड़ता, इस उम्मीद में कि वह हर दिन का ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे कमा सके। उस दिन जब रोहन घर लौटा तो उसने अपनी माँ को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर सिकुड़कर बैठे देखा। उनकी आंखें लाल थीं। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर कठोरता थी। वह मिस्टर शर्मा थे, जो इलाके के एक कुख्यात साहूकार थे। रोहन कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। मिस्टर शर्मा जोर से चिल्लाए। उनकी कर्कश आवाज खामोशी को चीर रही थी। रोहन अंदर आया, अपना हेलमेट मेज पर रखा और मिस्टर शर्मा की ओर देखा। उसकी थकान छिपी नहीं थी। मैं यहाँ हूँ शर्मा अंकल, मुझे पता है मैं कर्ज चुका दूंगा, लेकिन कृपया मेरे परिवार को कुछ और दिन दें। मैं कोशिश कर रहे हो। मिस्टर शर्मा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए अपनी उंगली में इस पर थपथपाई। कोशिश करते हो और हर महीने कमी रह जाती है। मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर ऊपर बड़ा फालो का बरास्तार का ही कमी ना करने के लिए अगले 3 दिनों में पूरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं ये घर ले लूँगा। तब तुम सब सड़क पर सोओगे। रोहन की माँ रो पड़ी। उनके हाथों ने अपने पुराने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। साहब, हमारे पास सच में कुछ नहीं बचा है, कृपया हमें और समय दें। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि मिस्टर शर्मा से बहस करने से उसकी माँ की तकलीफ और बढ़ेगी। मिस्टर शर्मा के जाने के बाद घर में माहौल भारी हो गया। रोहन की माँ ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आवाज़ भर्रा गई। रोहन बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरे और तुम्हारे पिता के लिए नहीं होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। ऐसा मत कहो माँ। रोहन ने थकान से कांपती आवाज़ में जवाब दिया, मैं सब संभाल लूँगा। मैं कर्ज चुकाने का कोई तरीका ढूंढा लूँगा, आप आराम करो। लेकिन कैसे? रोहन अपने छोटे से कमरे में तंग बिस्तर पर लेटा छत को घूरते हुए खुद से पूछ रहा था। कर्ज बहुत बड़ा था। उसके पार्ट टाइम काम से केवल रोजमर्रा के खर्च ही मुश्किल से पूरे होते थे। ब्याज चुकाने की तो बात ही दूर थी। दबाव इतना भारी था कि उसे कुचल देना चाहता था। वह पूरी तरह से काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने इसका कड़ा विरोध किया। चाहे हम कितने भी गरीब क्यों ना हों, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह पूरी जिंदगी संघर्ष करो। रोहन ने एक लंबी सांस ली। हताशा और लाचारी की भावना उसके दिल में भर गई। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी उसे एक बंद गली में धकेल रही है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन रोहन ने एक और दिन की शुरुआत की। उसकी आंखें पूरी रात न सो पाने के कारण काली पड़ गई थीं। उसने खुद से कहा कि उसे कर्ज चुकाने का तरीका खोजने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन मिस्टर शर्मा द्वारा दी गई समय सीमा की उल्टी गिनती उसके मन में लगातार गूंज रही थी। उस छोटे से कैफे में जहां रोहन काम करता था, सुबह की रोशनी कांच की खिड़कियों से छनकर उन साफ सुथरी लकड़ी की मेज़ों पर पड़ रही थी, जिन्हें उसने अभी अभी पोंछा था। रोहन काउंटर के पीछे खड़ा था, खुशमिजाज दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान था। दरवाजे की घंटी बजी और एक महिला अंदर आई।
वह मिसेज मेहरा थीं। उन्होंने हल्के हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। उनके सफ़ेद बाल एक गौन जुड़े में बंधे थे और उनका चेहरा सलीके से मेकअप किया हुआ था। उनकी उपस्थिति में एक शांत थी लेकिन थोड़ी ठंडक भी थी जिसने रोहन को उत्सुक कर दिया। नमस्ते, मिसेज मेहरा ने कहा। उनकी आवाज़ नरम लेकिन अधिकारपूर्ण थी। नमस्ते मैडम, आप क्या लेना चाहेंगी? रोहन ने विनम्र आवाज़ बनाए रखने की कोशिश की। उसके हाथ जल्दी से नोटपैड की ओर बढ़े। एक कप ग्रीन टी, उन्होंने कहा। उनकी आंखें रोहन पर ऐसे टिकी थीं जैसे वे उसका मूल्यांकन कर रही हों। रोहन ने सिर हिलाया, जल्दी से चाय तैयार की और उसे उनके सामने रख दिया। आपकी चाय मैडम। क्या आपको और कुछ चाहिए मिसेज मेहरा? हल्की सी मुस्कुराएं, एक क्षणभंगुर मुस्कान जिसमें कुछ रहस्यमयी था। यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हो? रोहन थोड़ा हैरान हुआ लेकिन फिर भी जवाब दिया, जी, मैं किसी को अपनी जगह बुलाकर आपके साथ बैठता। बात है। जब रोहन मिसेज मेहरा के सामने बैठा तो उनकी आंखें उसे घूरती रहीं जैसे वे उसके हर बचाव को भेदना चाहती हों। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोहन है, उसने मिसेज मेहरा की अचानक रुचि से थोड़ा असहज होकर जवाब दिया। तुम्हारा परिवार कैसा है? इसकी वैसे इस 11वें का आने के लिए साफ अस्की मानते, बोला फेथरा के वैसेज, बोला मिसेज मेहरा की। अप्रत्याशित सवाल ने रोहन को चौंका दिया। उसकी आंखें कहीं और देखने लगीं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। जी, मेरा परिवार थोड़ी मुश्किल में है। मिसेज मेहरा ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती हो। आजकल इतने साहसी युवा बहुत कम मिलते हैं। धन्यवाद मैडम, रोहन ने जवाब दिया। अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या चाहती हैं। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद मिसेज मेहरा ने चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आंखें और गंभीर हो गईं। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे बात क्यों करना चाहती हूँ? रोहन ने सिर हिलाया। जी, मुझे नहीं पता। मिसेज मेहरा ने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हारे परिवार का सारा कर्ज चुका दूंगी, तुम्हारी माँ के लिए एक स्थिर जीवन सुनिश्चित करूंगी और तुम्हारा भविष्य भी संवार दूंगी। रोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें मिसेज मेहरा को घूरती रहीं। आप सच कह रही हैं, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? मिसेज मेहरा की मुस्कान और ठंडी हो गई। शर्त बहुत सरल है। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है और मेरा कानूनी पति बनना है। ये शब्द रोहन के दिमाग में एक बम की तरह फटे। उसने कानूनी पति बनना तुम्हें करान है, ये बम को शब्दा कराता। मिसेज मेहरा को अविश्वास से देखा। आपसे शादी? लेकिन मैं ही क्यों? मिसेज मेहरा ने कंधे उचकाए। उनकी आवाज़ सपाट थी। तुम्हें कारण जानने की ज़रूरत नहीं है। बस यह जान लो कि यह तुम्हारी वर्तमान कठिनाइयों से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। अच्छी तरह सोच लो। तुम्हारे पास जवाब देने के लिए 3 दिन है। वह उठी, अपना हैंडबैग ठीक किया और कैफ़े से बाहर चली गई, रोहन को स्तब्ध छोड़कर। उसकी आंखें सड़क पर उनकी ओझल होती सिलुएट को देखती रहीं, लेकिन उसका दिमाग विचारों के एक बवंडर में उलझा हुआ था। उनसे शादी यह अविश्वसनीय था। उस रात रोहन एक परेशान मन के साथ घर लौटा। मिसेज मेहरा का प्रस्ताव उसके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह गूंज रहा था जिसे वह दूर नहीं कर पा रहा था। वह अपने जर्जर घर के छोटे से बिस्तर पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें पुरानी दीवार को घूर रही थीं। मुझे क्या करना चाहिए? रोहन ने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग अनगिनत सवालों से घूम रहा था। बाहर उसकी माँ खांस रही थी, एक गहरी कर्कश खांसी जो रोहन के दिल में दर्द कर रही थी। वह लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी,
उनके पतले हाथ एक पुराने कपड़े को कसकर पकड़े हुए थे। उनकी चिंतित आंखें अपने बेटे को देख रही थीं। रोहन बेटा, क्या आज तुम थके हुए हो? मैंने देखा कि तुम रोज से देर से आए हो। नहीं माँ, सब ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त था। उसकी माँ ने धीरे से आह भरी, उनकी आवाज़ धीमी लेकिन दुख से भरी थी। मुझे पता है कि तुम परिवार के लिए बहुत कष्ट सह रहे हो। अगर मैं और तुम्हारे पिता इतने लाचार नहीं होते तो तुम्हें इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। ऐसा मत कहो, रोहन ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ तेज हो गई। आप और पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन वह वादा रोहन किताब नीच इज़मान का बीच करने के दिमाग में बहुत कमज़ोर लग रहा था। जब उसने बढ़ते कर्ज और मिस्टर शर्मा द्वारा दी गई समय सीमा के बारे में सोचा। 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह, और आवश्यक राशि अकल्पनीय थी। अगली सुबह जब रोहन कैफे में सफाई कर रहा था, एक मोटरसाइकिल तेजी से आई और दरवाजे के ठीक सामने रुक गई। वह मिस्टर शर्मा थे, उसके परिवार के साहूकार। मिस्टर शर्मा एक हत्यारे की तरह चेहरे के साथ अंदर आए। रोहन कहाँ है? तुरंत बाहर आओ। रोहन ने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की और बाहर आया। जी मैं यहाँ हूँ। मिस्टर शर्मा ने उसे सिर से पांव तक देखा। उनकी आंखें तेज थीं। मैंने साफ कह दिया था, 1 सप्ताह में पूरा पैसा चुकाना होगा। आज 3रा दिन है। तुमने कितना तैयार किया है? रोहन ने सिर झुकाया। उसकी आवाज़ धीमी थी। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। समय? मिस्टर शर्मा व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। उनकी आवाज़ में ताना था। क्या तुम मुझे कोई चैरिटी संगठन समझते हो? अगर तुम पूरा भुगतान नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ले आऊँगा। जब ऐसा हो तो मुझे दोष मत देना। मिस्टर शर्मा के कठोर शब्द रोहन के दिल में नमक की सरक करते हो तरह चुभ रहे थे। वह विरोध करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर और लाचारी ने उसकी हर भावना को दबा दिया था। मैं आपसे विनती करता हूँ अंकल, बस कुछ और दिन। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरा चुका दूंगा। मिस्टर शर्मा ने उसे कुछ देर घूरा, फिर होंठ सिकोड़े। ठीक है, मैं तुम्हें 2 और दिन देता हूँ, लेकिन याद रखना 2 दिनों में अगर पैसा नहीं मिला तो मैं सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं लूँगा, मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। शाम को रोहन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। मंद रोशनी उसके विचार मग्न चेहरे पर पड़ रही थी। मिसेस मेहरा का प्रस्ताव उसके दिमाग में फिर से स्पष्ट रूप से उभरा, जैसे कि मुक्ति का एकमात्र दरवाज़ा उनसे शादी। लेकिन उन्होंने मुझे क्यों चुना? क्या यह वास्तव में विश्वसनीय है? रोहन ने सिर हिलाया। उसके हाथ कसकर बंध गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पैसे के लिए अपने से इतनी बड़ी उम्र की किसी महिला से शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ की छवि, उनका छोटा पतला शरीर, रोने से लाल आंखें फिर से सामने आ गईं। कर्ज बहुत बड़ा था और मिस्टर शर्मा तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वह चाहते थे। रोहन को लगा कि वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से कोई रास्ता नहीं है। वह उठा और ताज़ी हवा के लिए बाहर आंगन में चला गया। चांद की रोशनी पीली थी और खामोशी भयानक थी। रोहन ने तारों से भरे आकाश की ओर देखा। उसका दिल भारी था। मुझे क्या करना चाहिए माँ? पिताजी, रोहन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ रात के अंधेरे में खो गई। ठीक उसी समय उसका फ़ोन बजा। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। ज़्यादा समय नहीं है। रोहन ने स्क्रीन पर शब्दों को घूरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह मिसेज मेहरा का नंबर था। उनका सवाल उसके दिमाग में एक अनुस्मारक के रूप में गूंज रहा था कि उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे। शायद यही एकमात्र रास्ता है।
रोहन उस रात सो नहीं सका। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसके दिमाग में चित्र उभर आते। उसकी माँ का थका हुआ चेहरा, मिस्टर शर्मा की ठंडी धमकियाँ और मिसेज मेहरा की गंभीर अधिकारपूर्ण आंखें जब उन्होंने वह अजीब प्रस्ताव दिया था। उसका दिल बेचैन था। हर विचार उसे एक विरोधाभासी चौराहे पर धकेल रहा था। मिसेज मेहरा के शब्द केवल एक निमंत्रण नहीं थे, बल्कि उस एकमात्र दरवाजे की चाबी की तरह थे जो उसे खाई से बचने में मदद कर सकता था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे वह नहीं जानता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी दरवाजे की दरार से छनकर आई, रोहन ने अपना फोन उठाया। उसकी कांपती उंगलियों ने मिसेज मेहरा का नंबर डायल किया। घंटी कुछ ही बार बजी और उनकी आवाज सुनाई दी, शांत और जैसे कि उन्हें पहले से ही इसका अनुमान था। तुमने फैसला कर लिया है। रोहन ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। जी, मैं सहमत हूं। बहुत अच्छा, मिसेज मेहरा ने जवाब दिया। उनकी आवाज में संतोष था। मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। तुम मुझसे तुरंत मिलने आओ। हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ काम पूरे करने हैं। मिसेज मेहरा का संदेश तुरंत आ गया और रोहन के पास झिझकने का समय नहीं था। उसने अपना फोन अपनी जेब में डाला, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी माँ ने पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो बेटा? रोहन बस मुड़ा और एक मजबूर मुस्कान दी। मैं एक काम से जा रहा हूँ माँ, आप आराम करो। वह सच नहीं बता सका, कम से अभी तो नहीं। जब रोहन मिसेज मेहरा द्वारा भेजे गए पते पर पहुंचा तो वह एक बड़े बंगले के सामने खड़ा था, जिसमें ऊंचे लोहे के गेट और किले जैसी दीवारें थीं। गार्ड ने गेट खोला और उसे अंदर ले गया। मिसेज मेहरा पहले से ही लिविंग रूम में इंतजार कर रही थीं। एक गहरे लाल मखमल के सोफे पर बैठी थीं। हाथ में एक छोटा चाय का कप था। आ गए, बैठो, उन्होंने सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। रोहन बैठ गया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मिसेज मेहरा की आंखें उसके हर विचार को पढ़ रही थीं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मिसेज मेहरा ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम यह स्पष्ट रूप से समझ लो, यह शादी सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है। तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत हो मैं तुम्हारे परिवार के सभी खर्चों का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरे भी कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। रोहन ने निगला शांत रहने की कोशिश की। जी, मैं समझ गया। मिसेज मेहरा हल्की सी हंसी, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। बहुत अच्छा, मुझे यह सहयोग पसंद है। हमें भी कहता है इस सप्ताह शादी के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है। रोहन कुछ और नहीं कह सका। सब कुछ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा था और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बंगले से निकलने के बाद रोहन एक लंबी सड़क पर चला गया। उसका दिमाग अभी भी जो हुआ था उसमें उलझा हुआ था। उसने सोचा कि क्या वह सही निर्णय ले रहा है या यह गलतियों की एक श्रृंखला की शुरुआत है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अगले दिन शादी की प्रक्रिया एक छोटे से पंजीकरण कार्यालय में हुई। कोई शादी समारोह नहीं था, कोई फूल नहीं थे, गवाहों और कार्यालय के कर्मचारियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। रोहन ने कागज पर अपना नाम हस्ताक्षर किया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। मिसेज मेहरा बगल में खड़ी थीं। उनकी आंखों में कोई विशेष भाव नहीं था। जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, मिसेज मेहरा ने संक्षेप में कहा, आज से तुम मेरे बंगले में रहोगे। मेरे नियम मैं तुम्हें बाद में स्पष्ट रूप से बताऊंगी। रोहन ने बस सिर हिलाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक ऐसे दरवाजे से कदम रखा है जिससे वह कभी वापस नहीं जा सकता। शानदार बंगले में पहली शाम रोहन को एक विशाल कमरे में ले जाया गया, जिसमें वह सभी सुविधाएं थीं जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था।
लेकिन घर में माहौल अजीब तरह से ठंडा था। मिसेज मेहरा अपने स्टडी रूम के दरवाजे के पीछे लगभग गायब हो गईं और रोहन ने घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई हंसी या कोई आवाज़ नहीं सुनी। अगले कुछ दिनों में रोहन ने अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी की भावना ने उसे लगातार घेरे रखा। उसने देखा कि मिसेज मेहरा अक्सर रात में कुछ अजनबियों से मिलती थीं और हमेशा दूसरी मंजिल पर एक कमरे को बंद रखती थीं, जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। एक बार जब वह गलियारे से गुजर रहा था, रोहन ने मिसेज मेहरा को फ़ोन पर बात करते सुना। इसे बाहर मत आने देना, योजना को ठीक वैसे ही पूरा करना होगा जैसा तय किया गया है। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी योजना? मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजता रहा, एक चेतावनी की तरह कि आगे जो इंतज़ार कर रहा है वह उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा डरावना हो सकता है। उस दिन आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अशुभ बात का संकेत दे रहे हों। रोहन ने वह पुराना सूट पहना था जो मिसेज मेहरा ने उसके लिए तैयार किया था। ये ठीक से फिट नहीं था, कंधे थोड़े चौड़े थे और आस्तीन कलाई से लंबी थी, जिससे वह अजीब और अकेला महसूस कर रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, दूल्हे की खुशी के कारण नहीं, बल्कि हर सांस में चिंता के कारण। समारोह मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के एक छोटे से कमरे में आयोजित किया गया था। केवल गवाह और कर्मचारी मौजूद थे। न शादी के फूल थे, न संगीत, और न ही रोहन या मिसेज मेहरा का कोई रिश्तेदार। यह एक शांत और ठंडी शादी थी, जैसे कि ये सब पहले से तय किया गया एक सौदा हो। मिसेज मेहरा अंदर आईं। उन्होंने एक काले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिस पर बारीक कढ़ाई की गई थी। वह अपनी शांत आंखों और हल्की मुस्कान के साथ अधिकारपूर्ण लग रही थी। उनका शरीर सीधा था और उनके हाथ धीरे धीरे साड़ी की सिलवटों को सहला रहे थे, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हों कि सब कुछ सही है। रोहन ने उनकी ओर देखा, लेकिन जल्दी से अपना सिर झुका लिया। मिसेज मेहरा की निगाहों ने उसे दबाव में महसूस कराया, जैसे कि वह उसके हर विचार का मूल्यांकन कर रही हों। पंजीकरण कार्यालय के कर्मचारी ने औपचारिक शब्द पढ़े। उनकी आवाज़ सपाट और भावनाहीन थी। आज हम दोनों पक्षों के बीच विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन कृपया हमारे पुष्टि करने से पहले कागजात पर हस्ताक्षर करें। रोहन ने कलम उठाई। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कलम की नोक कागज पर लगते ही एक छोटा सा स्याही का धब्बा बन गया। उसने मिसेज मेहरा की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। मैं हस्ताक्षर कर दूं, रोहन ने ऐसे कहा जैसे वह आखिरी बार मिसेज मेहरा की राय पूछ रहा हो। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, मिसेज मेहरा ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। जो तय हुआ है वही करो। रोहन के हर अक्षर कागज पर ऐसे छप रहे थे जैसे वे उसके दिल में एक अमिट एहसास छोड़ रहे हों। जब उसने कलम नीचे रखी तो मिसेज मेहरा ने कलम उठाई। उनके समान्ना पर्सन अमन के पास पत्री के समान्ना का अमिट करान दे सकते हैं। हस्ताक्षर तेज, मजबूत और बिना किसी झिझके थे। कर्मचारी ने सिर हिलाकर पुष्टि की। ठीक है, अब से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। ये शब्द गूंजे, लेकिन उनमें कोई खुशी का एहसास नहीं था। रोहन को अपनी रीढ़ में एक ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे कि उसने एक पूरी तरह से अलग जीवन में कदम रखा हो और वापसी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। समारोह के बाद मिसेज मेहरा रोहन को अपने शानदार बंगले में वापस ले गईं। शानदार कार खाली सड़कों पर सरक रही थी। कार के अंदर की खामोशी इतनी गहरी
थी कि केवल एयर कंडीशनर की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन मिसेज मेहरा के बगल में बैठा था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक अजनबी के बगल में बैठा हो, भले ही वह अब कानूनी तौर पर उसकी पत्नी थी। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? मिसेज मेहरा ने अचानक कहा। उनकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं। मैं, रोहन हकलाया, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने मुझे क्यों चुना। मिसेज मेहरा मुड़ी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। बहुत सरल है, क्योंकि तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो बात माने। हमारा एक समान रिश्ता है, न कम न ज़्यादा। रोहन चुप रहा। उसके हाथ एक दूसरे में कस गए। मिसेज मेहरा के शब्द एक चाकू की तरह तेज थे जो उसके आत्मसम्मान को काट रहे थे। जब वे बंगले में लौटे तो विशाल भोजन कक्ष में एक साधारण रात्रि भोज तैयार था। रोहन मिसेज मेहरा के सामने बैठा था। उनके बीच की लंबी मेज ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक अदृश्य खाई से अलग हो गए हों। खाओ, मिसेज मेहरा ने उसे देखे बिना कहा। जी, रोहन ने धीरे से जवाब दिया। उसने चम्मच उठाया, लेकिन उसे कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। हर था या समदा के लिए काम वजन नहीं साला। निवाला उसके गले में अटक रहा था। जब मिसेज मेहरा की आंखें कभी कभी उस पर पड़ती थीं, जिसमें कुछ ऐसा था जिसे रोहन समझ नहीं पा रहा था। उस रात रोहन को एक विशाल कमरे में ठहराया गया, जिसमें शानदार फर्नीचर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उस विलासिता ने उसे सहज महसूस नहीं कराया। खामोशी भयानक थी, केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। रोहन बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। उसने मुझे क्यों चुना? उसका असली मकसद क्या है? और अब से मेरा जीवन कैसा होगा? जब वह ऊँघ रहा था, रोहन ने गलियारे में हल्के कदमों की आवाज़ सुनी। वह उठकर बैठ गया और बाहर चला गया। नाइट लैंप से हल्की क्या और ऊनी एमपी रोशनी आ रही थी, और रोहन ने मिसेज मेहरा को गलियारे के अंत में एक बंद कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा देखा। वह रुक गईं, जैसे उन्हें रोहन की उपस्थिति का एहसास हो गया हो। वह मुड़ी। उनकी आंखें ठंडी थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों। याद रखना, इस घर में कुछ जगहें हैं जहां तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है, समझे? रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में संदेह और बेचैनी का तूफान था। उस दरवाजे के पीछे क्या है और वह इसे क्यों छिपाना चाहती हैं? रोहन अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। ये उस अजीब शादी की पहली रात थी, और ये उन रहस्यों की शुरुआत भी थी जिनका कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिन तनावपूर्ण और घुटन भरे माहौल में बीते। रोहन खुद को सफाई और बंगले में छोटे मोटे काम करके व्यस्त रखने की कोशिश करता था, लेकिन जब भी वह मिसेज मेहरा को देखता तो उसे एक अदृश्य दबाव महसूस होता। मिसेज मेहरा हमेशा शांत और अधिकारपूर्ण दिखती थीं, लेकिन उनकी तिरछी निगाहें जैसे उसके हर काम की जांच कर रही थीं। बंगला विशाल और शानदार था, लेकिन उसमें जीवन की कोई गर्मी नहीं थी। रोहन ने मिसेज मेहरा और कुछ कम बोलने वाले नौकरों के अलावा शायद ही किसी को देखा हो। रात में अजीब मुलाकातें जारी रहीं, जब रहस्यमयी मेहमान आते और बिना कोई निशान छोड़े चले जाते। रोहन अक्सर बंद दरवाजों के पीछे से फुसफुसाहट सुनता था। इसे तुरंत हल करना होगा, इसे टाला नहीं जा सकता। उसे अभी तक कोई शक नहीं है। योजना ठीक वैसे ही चल रही है जैसे तय की गई थी। ये शब्द रोहन को और भी भ्रमित कर रहे थे। उसने सोचा कि क्या वह भी उससे तुरंत तक कंप्लीस है, योजना का हिस्सा है। एक सुबह
जब वह लिविंग रूम में सफाई कर रहा था, रोहन ने अचानक मिसेज मेहरा को स्टडी रूम में फ़ोन पर बात करते सुना। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत नहीं थी, बल्कि उसमें चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा था कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो सब कुछ ढह जाएगा। रोहन वहीं रुक गया, सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मिसेज मेहरा ने दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ धीमी हो गई। उसे लगा कि इस घर में कुछ छिपाया जा रहा है और इसका संबंध उससे है। उस शाम रात के खाने के बाद मेज साफ करते समय रोहन ने मेज पर एक छोटी सी चाबी छोड़ी हुई देखी। यह उस रहस्यमयी कमरे के ताले जैसी थी जहां मिसेज मेहरा ने उसे जाने से मना किया था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सच जानने का एकमात्र मौका हो सकता है। जब रात हुई, रोहन चुपचाप चाबी हाथ में लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। रहस्यमयी कमरा गलियारे के अंत में था, जहां नाइट लैंप की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। रोहन ने चाबी ताले में डाली और एक क्लिक की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक अंधेरा और ठंडा स्थान प्रकट हुआ। टॉर्च की रोशनी पुराने दस्तावेजों के ढेरों और फीकी तस्वीरों पर पड़ी। रोहन पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एक बड़ी तस्वीर उठाई। तस्वीर में उसके पिता, मिसेज मेहरा और एक अजनबी आदमी के साथ खड़े थे। तीनों एक शानदार सेटिंग में मुस्कुरा रहे थे। रोहन ने तस्वीर को पलटा और पीछे के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। जिस दिन सब कुछ शुरू हुआ। ठीक बगल में एक मोटी फाइल बड़े करीने से रखी हुई थी। रोहन ने उसे खोला। उसकी आंखें तेजी से संख्याओं, वित्तीय लेन देन और उसके पिता के नाम पर दौड़ रही थीं, जो हर पृष्ठ पर बार बार दोहराया गया था। कर्ज, संदिग्ध अनुबंध और एक स्पष्ट संकेत कि उसके पिता एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में मिसेज मेहरा से जुड़े थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पिता ने क्या किया? रोहन ने बड़बड़ाया। उसका दिमाग घूम रहा था। अचानक गलियारे से एक हल्की सी आवाज आई। रोहन चौंक कर मुड़ा। टॉर्च की रोशनी सीधे मिसेज मेहरा के ठंडे चेहरे पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी थीं। तुम क्या कर रहे हो? उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हर शब्द जैसे अंतरिक्ष में चुभ रहा हो। रोहन कुछ नहीं कह सका। उसके हाथ से टॉर्च जमीन पर गिर गई। रोशनी कमरे में इधर उधर लुढ़क रही थी। मिसेज मेहरा आगे बढ़ी। उनकी तेज आंखें उसे घूर रही थीं। तुम बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए हो, लेकिन ठीक पर फान जब बात बढ़ी है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मिसेज मेहरा सीधी खड़ी हो गईं। उनकी आंखें रोहन से नहीं हटीं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पिता उतने अच्छे आदमी नहीं थे जितना तुम सोचते हो। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी सारी संपत्ति छीन ली और मुझे गरीबी में छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे प्यार के लिए शादी की है? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हारे पिता को उस बेटे के माध्यम से कीमत चुकानी पड़े जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे। रोहन को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। नहीं, मेरे पिता ऐसे व्यक्ति नहीं थे। आप झूठ बोल रही हैं। झूठ? मिसेज मेहरा ने व्यंग्यात्मक रूप से होंठ सिकोड़े। जो तुमने अभी पढ़ा, क्या वह सबूत नहीं है? या तुम यह मानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता एक निर्दोष पीड़ित थे? रोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें गुस्से और भ्रम से लाल हो गईं। आपने मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मिसेज मेहरा ने रोहन को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन उनकी आवाज अभी भी चाकू की तरह तेज थी। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम उनके बेटे हो और ये तुम्हारे लिए उनकी जगह कीमत चुकाने के लिए काफी है। तुम पागल हो।
रोहन ने फुसफुसाया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके आसपास सब कुछ ढह रहा हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ और कह पाता, दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी, जिससे तनावपूर्ण माहौल भंग हो गया। एक नौकरानी दौड़कर आई और जल्दी से बोली, मैडम, एक मेहमान आए हैं। वे कह रहे हैं कि यह बहुत ज़रूरी मामला है। मिसेज मेहरा मुड़ी और रोहन को देखा। उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम बहुत गहरे में हो। वह चली गई, रोहन को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर। उनके शब्द एक जंजीर की तरह थे जो उसे उस उलझन में जकड़े हुए थे जिससे वह निकल नहीं सकता था। रोहन ने मेज पर बिखरे दस्तावेजों को देखा। हताशा और गुस्से की भावनाएं उमड़ पड़ीं। मुझे क्या करना चाहिए, इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं? नीचे मिसेज मेहरा और अजनबी मेहमान की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन रोहन में बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आगे और भी बड़े रहस्य इंतज़ार कर रहे हैं। रोहन ने अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश की जब उसने दस्तावेज़ों और पुरानी तस्वीरों से भरे कमरे को देखा। उसने टॉर्च उठाई। कमज़ोर रोशनी ने अंधेरे कोनों को रोशन किया, जिससे जगह और भी रहस्यमयी लग रही थी। मिसेज मेहरा के जाने से पहले उनकी तेज़ निगाहों ने उसे चेतावनी दी थी कि यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा था उसने उसे सच को अंत तक जानने के लिए प्रेरित किया। बचे हुए दस्तावेजों में रोहन को अपने पिता और एक अजनबी आदमी के बीच हस्ताक्षरित एक बड़ा अनुबंध मिला, जिसमें भारी रकम का उल्लेख था। हाशिए पर एक नोट ने उसे कंपा दिया, नया साथी, उसे फंसाने की उत्तम योजना। मेरे पिता ने क्या किया था? क्या वह धोखेबाज थे या पीड़ित? रोहन सोचना बंद नहीं कर सका। उसने सावधानी से सब कुछ वापस अपनी जगह पर रखी, दिया और भ्रम और भय से भरे मन से रहस्यमयी कमरे से बाहर निकल गया। जब रोहन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसने मिसेज मेहरा को एक अधेड़ उम्र के आदमी से बात करते देखा, जिसने काला सूट पहना था। उसका चेहरा सख्त था और आंखें तेज थीं। दोनों बहस करते दिख रहे थे। तुमने सब कुछ गुप्त रखने का वादा किया था, आदमी ने गुस्से भरी आवाज में कहा। अगर उसे पता चल गया तो न केवल तुम्हारी संपत्ति बल्कि हमारी जान भी खतरे में पड़ा था। जाएगी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं, मिसेज मेहरा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, लेकिन मैं उसे सब कुछ नियंत्रित करने नहीं दूंगी। ये योजना सब कुछ खत्म करने के लिए है। रोहन सीढ़ियों के बीच में रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे वह कौन है? मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। आदमी अचानक मुड़ा, उसकी निगाहें रोहन पर पड़ीं। तुम कौन हो? इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, मिसेज मेहरा ने बीच में टोक दिया। उनकी आवाज अधिकारपूर्ण थी। वह मेरा पति है, उसके मामले में दखल मत दो। आदमी रुक गया, लेकिन उसकी संदिग्ध निगाहें रोहन से नहीं हटीं। क्या तुम्हें यकीन है? भावनाओं को बीच में मत आने देना, क्योंकि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। मिसेज मेहरा ने जवाब नहीं दिया, बस आदमी को जाने का इशारा किया। जब वह चला गया, मिसेज मेहरा मुड़ी और रोहन को देखा। तुमने क्या सुना? मैंने जानबूझकर नहीं सुना, लेकिन जो आपने कहा, उस कमरे में दस्तावेज। आप मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या करने का इरादा रखती हैं? रोहन अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आवाज़ गुस्से और घबराहट से कांप रही थी। तुम्हें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मिसेज मेहरा ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ शांत लेकिन तेज़ थी। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम मेरे कर्जदार हो और मैं कभी किसी को अपनी योजना बर्बाद करने नहीं देती। लेकिन कौन सी योजना और मेरे पिता इससे क्यों जुड़े हैं? रोहन चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह वैसा व्यक्ति नहीं हो सकता जैसा आप कहती हैं। मिसेज मेहरा उसके पास आईं। उनकी आंखें सख्त हो गईं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता निर्दोष हैं?
अगर वह निर्दोष होते तो क्या तुम्हारा परिवार इस कर्ज में डूबा होता? तुम्हें लगता है कि मेरे साथ जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी? तुम बहुत भोले हो रोहन। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। रोहन ने सिर हिलाया, आंसू बहने को थे। मेरे पिता ने गलतियां की होंगी, लेकिन वह एक बुरे व्यक्ति नहीं है। अगर आप बदला लेना चाहती हैं तो मुझसे बदला लें, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दें। मिसेज मेहरा की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना शांत भाव वापस पा लिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मोलभाव करने का अधिकार है? मत भूलो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी समय रसोई से एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक नौकरानी घबराई हुई दौड़कर आई। मैडम, आपकी अंगूठी, हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। बंगले में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। मिसेज मेहरा ने भौहें सिकोड़ी, उनकी तेज निगाहें कमरे में घूमी। इस घर में हर कोई अपनी जगह पर रहेगा। जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती कोई नहीं जाएगा। नौकर चाकर चिंता और भय से एक साथ जमा हो गए। रोहन वहीं खड़ा था, उसका मन और भी उलझन में था। वह जानता था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिसेज मेहरा की आंखों में संदेह ने उसे खतरा महसूस कराया। रोहन, मिसेज मेहरा अचानक उसकी ओर मुड़ी। क्या तुमने कुछ देखा? मैंने, मुझे कुछ नहीं पता, रोहन हकलाया। मिसेज मेहरा ने उसे घूरा, उनकी आंखें संदेह से भरी थीं। अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें शामिल हो तो मुझ पर रहम न करने का आरोप मत लगाना। रोहन की रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। उसे लगा कि उस पर रहम ने कुछ करना करके मुझे कुछ पर रहम न करने का निशाना साधा जा रहा है। भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो, लेकिन सबसे अजीब बात दूसरे नौकरों की आंखें थीं। वे मिसेज मेहरा से सीधे आंख मिलाने से बच रहे थे, जैसे कि वे कुछ छिपा रहे हों। क्या अंगूठी का गायब होना एक संयोग था या यह उनकी योजना का हिस्सा था? रोहन ने खुद से पूछा, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। बंगले में माहौल भारी बना रहा और रोहन जानता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। एक लंबी रात बंगले पर छा गई, जब हर किसी को एक एक करके जांच के लिए बुलाया गया। मिसेज मेहरा ने घर के सभी कमरों की तलाशी लेने का आदेश दिया, कोई भी कोना नहीं छोड़ा। उनकी तेज निगाहों ने सभी को सांस रोके रखा। रोहन लिविंग रूम के एक कोने में बैठा था, उसका मन बेचैन था। भले ही उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर पर एक अदृश्य तलवार लटक रही हो। नौकरों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया गया। कदमों की आहट, दराज खोलने की आवाजें और चिंता भरी फुसफुसाहटें पूरे बंगले में गूंज रही थीं। एक युवा नौकरानी, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, को मिसेज मेहरा के सामने लाया गया। तुम रसोई में सफाई करने वाली आखिरी व्यक्ति थीं, है ना? मिसेज मेहरा ने पूछा। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन अधिकारपूर्ण थी। जी हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा, लड़की हकलाते हुए बोली। उसके हाथ उसके एप्रन पर कस गए थे। कुछ नहीं देखा। मिसेज मेहरा ने भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखें सख्त हो गईं। तुम्हें लगता है कि मैं बिना जांच किए तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगी? लड़की कांपने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कसम खाती हूं मैंने नहीं लिया, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। रोहन वहीं खड़ा था, उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। वह चुपचाप बैठकर किसी और पर झूठा आरोप लगते नहीं देख सकता था। मैडम, रोहन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अंगूठी कहीं गिर गई हो जहां हमने अभी तक नहीं ढूंढा है, या शायद आपने उसे कहीं और छोड़ दिया हो? मिसेज मेहरा मुड़ी, उनकी तेज निगाहें रोहन पर पड़ीं। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है? अंगूठी हमेशा मेरी उंगली पर रहती थी।
अगर वह गायब हो गई है तो इसका केवल एक ही कारण है, किसी ने उसे चुराया है। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई। सभी कमरों की जांच के बाद किसी को भी अंगूठी नहीं मिली। एक बूढ़ी नौकरानी ने कांपते हुए कहा, शायद रोहन साहब ने। वह यहाँ नए हैं। पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। सभी की आंखें एक साथ रोहन की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में संदेह, सावधानी और दोषारोपण था। रोहन, मिसेज मेहरा ने कहा। उनकी आवाज़ गहरी हो गई, लेकिन उसमें एक भयावह वजन था। क्या तुम्हें बाहर का धा था? कुछ कहना चाहते हो? मैंने कुछ नहीं किया, रोहन ने जवाब दिया। उसके हाथ कस गए थे। मैंने आपकी अंगूठी देखी भी नहीं। मैं वह चीज़ कैसे ले सकता हूं जो मेरी नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है? मिसेज मेहरा उसके पास आई। उनकी आंखें जैसे उसके मन को भेद रही थीं। तुम अभी अभी यहाँ आए हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मेरी अंगूठी अचानक गायब हो जाती है। मुझे यह मत कहना कि यह सिर्फ एक संयोग है। मैं कसम खाता हूँ, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज़ गुस्से से फट गई। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मिसेज मेहरा ने उसे कुछ देर देखा, फिर नौकरों को इशारा किया। उसके कमरे की जांच करो। रोहन विरोध करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इस समय कोई भी शब्द व्यर्थ है। नौकर उसके कमरे की जांच करने के लिए दौड़ पड़े। हर दराज, हर कोने को उलट पुलट कर दिया। रोहन वहीं खड़ा था, उसका दिल जैसे टूट गया हो। रसोई से एक जोरदार चीख सुनाई दी। हर कोई दौड़कर वहां पहुंचा और एक युवा नौकरानी कांपते हुए एक चमकदार हीरे की अंगूठी पकड़े हुए थी। ये यहाँ थी, बर्तन धोने वाले सिंक में। मिसेज मेहरा आगे बढ़ी। उनकी ठंडी निगाहें अंगूठी पर पड़ीं। उन्होंने उसे उठाया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इसे यहाँ किसने गिराया? मेरी चीजों को बिना पूछे छूने की हिम्मत किसने की? पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी भी नौकर ने बोलने की हिम्मत नहीं की। सबने अपना सिर झुका लिया। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पीछे से एक तीखी आवाज आई। शायद रोहन साहब ने इसे गिरा दिया हो। सभी की आंखें फिर से रोहन की ओर मुड़ गईं। इस बार उनकी आंखों में दोषारोपण और भी स्पष्ट था। रोहन को लगा जैसे उसकी छाती सिकुड़ गई हो, जैसे उसे एक खाई में धकेला जा रहा हो, जहां से वह खुद का बचाव नहीं कर सकता। बस, मिसेज मेहरा अचानक चिल्लाई। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सब लोग अपने काम पर जाओ, और तुम रोहन, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी। जब सब चले गए, मिसेज मेहरा लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठ गईं। उनके हाथ धीरे धीरे हीरे की अंगूठी को सहला रहे थे। पत्थर से निकलने वाली रोशनी उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। क्या तुम जानते हो रोहन? उन्होंने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसमें एक छिपी हुई धमकी थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने यह अंगूठी ली थी या नहीं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने सब कुछ और जटिल बना दिया है, और मुझे जटिलता से नफरत है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, रोहन ने जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं बस अपना सब कुछ जटिलपास्त काम करना चाहता था, और किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो मैं जा सकता हूँ। मिसेज मेहरा हंसी। जा सकते हो? तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? तुमने इस शादी में कदम रखने के लिए सहमति दी थी, और अब तुम्हें यहीं रहना होगा। यह तुम्हारी इच्छा का मामला नहीं है। रोहन ने सिर झुका लिया। लाचारी की भावना ने उसे घेर लिया। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? मिसेज मेहरा उठी। उनकी आंखें तेज थीं। तुम बस अपनी भूमिका अच्छी तरह होगी से निभाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे निराश किया तो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। ये शब्द एक फैसले की तरह गूंजे। रोहन के दिल में आशा के सभी दरवाजे बंद कर दिए। वह विशाल कमरे में बैठा रहा। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे
एक अंतहीन चक्रव्यूह में और भी गहरे खींच लिया गया हो। उस रात रोहन अपने विशाल कमरे में लेटा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। मिसेज मेहरा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे चाकू के गहरे घाव। उसे लगा कि वह एक ऐसे खेल में एक मोहरा है जिसके नियम वह नहीं जानता। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन यह सुखद खामोशी नहीं थी। इसमें एक ठंडक और घुटन का एहसास था। रोहन ने छत की ओर देखा। नाइट लैंप की मंद रोशनी नीचे गिर रही थी, जो रोशनी और अंधेरे की धारियां बना रही थी, ठीक उसके मन की स्थिति की तरह। मैंने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वह क्या छिपा रही है? और मेरे पिता ने वास्तव में क्या गलत किया था? अगर वह एक अच्छे व्यक्ति थे तो वे दस्तावेज विपरीत क्यों दिखाते हैं? रोहन खुद से पूछता रहा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। ठीक उसी समय बाहर गलियारे से एक हल्की सी आवाज आई। रोहन उठकर बैठ गया, सुनने लगा। हल्के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर बहुत धीरे चल रहा हो। वह कुछ देर झिझका, फिर बिस्तर से उठकर गलियारे में जाने का फैसला किया। जब रोहन बाहर निकला तो उसने एक सिलुएट को रहस्यमयी कमरे की ओर जाते देखा, जहां मिसेज मेहरा ने सख्ती से मना किया था। सिलुएट लंबा था, उसकी चाल तेज थी, लेकिन वह चुप रहने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने धीरे से पुकारा, कौन है? आदमी चौंक कर मुड़ा। रोशनी में रोहन ने पहचान लिया कि यह वही आदमी था जिसे उसने पहले मिसेज मेहरा से बात करते देखा था, जो उनका रहस्यमयी साथी लगता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने पूछा। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन तेज थी। मैंने एक आवाज सुनी। रोहन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, आप कौन हैं और आप इस समय इस घर में क्या कर रहे हैं? आदमी ने व्यंग्यात्मक रूप से होंठ सिकोड़े। तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाले? मत दे भूलो, तुम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे मिसेज मेहरा ने पनाह दी है। उन मामलों में दखल मत दो जिन्हें तुम नहीं समझते। रोहन ने अपने हाथ कस लिए। उसके दिल में गुस्सा बढ़ रहा था। चाहे जो भी हो, अब ये मेरा भी घर है। मुझे यह जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। आदमी पास आया। उसकी आंखों में धमकी थी। अधिकार? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार है? सुनो, अगर तुम शांति से रहना चाहते हो तो बेहतर है कि चुप रहो और जो कहा जाए वही करो। अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। रोहन ने आदमी को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वह इस समय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल सच जानने के दृढ़ संकल्प से भर गया था। अगली सुबह मिसेज मेहरा ने रोहन को लिविंग रूम में बुलाया। वह अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। जब रोहन अंदर आया तो उनकी आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे वे एक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही हों। तुमने उसे कल रात देखा था? मिसेज मेहरा ने बिना किसी भूमिका के कहा। जी, मैंने बस एक आवाज सुनी, इसीलिए मैं देखने गया। लेकिन वह आदमी? रोहन झिझका। उसकी आंखें सीधे मिसेज मेहरा को देख रही थीं। क्या आप जानती हैं कि वह आधी रात को घर में क्या कर रहा था? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मिसेज मेहरा ने कठोर आवाज में जवाब दिया। तुम्हें बस ये याद को पास रखना है कि वह मेरा आदमी है और वह जो कुछ भी करता है वह मेरी योजना के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत है। रोहन ने विरोध किया। उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा साफ था। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे इतना कुछ क्यों छिपा रही हैं। मैंने अपने परिवार को मुश्किल से निकालने में मदद करने के लिए आपसे शादी करने के लिए सहमति दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। मिसेज मेहरा कुछ देर चुप रहीं, फिर व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। तुम मेरी सोच से ज्यादा होशियार हो रोहन, लेकिन तुम अभी भी स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझते हो।
तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच जानने का अधिकार है। मत भूलो, मैंने तुम्हारे परिवार को बचाया है और अब तुम मेरे कर्जदार हो। रोहन ने सिर हिलाया। लाचारी की भावना ने उसे घेर लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूं। सामान्य? मिसेज मेहरा ने बीच में टोक दिया। उनकी आंखों में व्यंग्य था। तुमने यहां कदम रखा है रोहन, और अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम जो सामान्य जीवन चाहते थे वह बहुत पहले खत्म हो चुका है। रोहन लिविंग रूम से बाहर चला गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। मिसेज मेहरा के आपके समाने को मानसा कर रहे या परफान सा शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रहे थे, जिससे वह उस भावना को दूर नहीं कर पा रहा था कि वह एक खतरनाक खेल में फंस गया है। वह बाहर आंगन में गया और भूरे आकाश की ओर देखा। ठंडी हवा चली जो उसके मन की तरह ही उदासी का एहसास करा रही थी। रोहन ने सोचा कि उसे इस सब से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, या क्या उसे हमेशा संदेह और धोखे के इस चक्र में जीना स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सवाल रोहन के दिमाग में गूंजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि अब से उसका जीवन कभी भी पहले जैसा शांत नहीं रहेगा। अगले कुछ दिनों में बंगले में सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण लग रहा था। मिसेज मेहरा शायद ही कभी दिखाई देती थीं। आमतौर पर अपने स्टडी रूम में रहती थीं या रहस्यमयी मेहमानों के साथ बाहर जाती थीं। रोहन को लगा कि उसके हर काम पर नजर रखी जा रही है, भले ही कोई कुछ न कहे। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका मन लगातार उन चीजों के बारे में सवाल पूछता रहा जो उसने देखी और सुनी थी। रहस्यमयी कमरे में दस्तावेज, अजनबी आदमी, अस्पष्ट बातचीत, सब कुछ एक जटिल जाल की तरह था जो रोहन को कसकर जकड़ रहा था, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा था। एक दोपहर जब रोहन लिविंग रूम में सफाई कर रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी ने गेट खोला और एक युवा महिला अंदर आई। वह लगभग 30 साल की थी। उसने एक सुरुचिपूर्ण ऑफिस ड्रेस पहनी थी। उसकी आंखें तेज थीं और उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। आप कौन हैं? रोहन ने पूरी तरह से नए व्यक्ति को बंगले में आते देख थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं प्रिया हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नरम लेकिन कम अधिकारपूर्ण नहीं थी। मैं मिसेज दा एक जानकाप भूसच लोगी मेहरा से मिलने आई हूं। और तुम कौन हो? मैं रोहन हूं, वह क्लाया। मैं यहां रहता हूं। प्रिया ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें रोहन पर ऐसे टिकी थीं जैसे वह उसका मूल्यांकन कर रही हो। यहां रहते हो? अजीब है, मैंने कभी मिसेज मेहरा को तुम्हारे बारे में बात करते नहीं सुना। इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, मिसेज मेहरा सीढ़ियों से उतरी। उनका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। प्रिया, तुम आ गई, चलो कमरे में बात करते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया और मिसेज मेहरा के पीछे स्टडी रूम में चली गई। रोहन लिविंग सड़ी माँ क्या करो हन के या करूं मैं रूम में खड़ा रहा, लेकिन उसका मन जिज्ञासा से भरा था। ये महिला कौन है और उसका चल रहे मामलों से क्या लेना देना है? मुलाकात खत्म होने के बाद प्रिया स्टडी रूम से बाहर आई। उसका चेहरा थोड़ा विचार मग्न था। वह रोहन के पास से गुजरी, एक पल रुकी और फिर धीरे से बोली, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यहाँ रहना आसान नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रोहन ने जिज्ञासा से भरी आंखों से पूछा। प्रिया ने उसे देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम के सबसे बाल हुआ होशियार हो तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मिसेज मेहरा से निपटना आसान नहीं है, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम उन चीज़ों में फंस जाओगे जिनसे तुम कभी नहीं जुड़ना चाहोगे। लेकिन मैं,
रोहन झिझका ऐसा महसूस कर रहा था जैसे प्रिया कुछ ऐसा जानती है जिसे वह समझ नहीं सकता। क्या आप और स्पष्ट रूप से बता सकती हैं? मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अपनी आंखें खुली रखो, किसी पर भी भरोसा मत करो, मिसेज मेहरा पर भी नहीं। शुभकामनाएं। वह चली गई। रोहन को वहीं खड़ा छोड़कर उसका दिमाग विचारों से घूम रहा था। प्रिया के शब्द एक चेतावनी की घंटी की तरह थे, लेकिन उन्होंने उसे और भी भ्रमित कर दिया। उस रात जब रोहन अपने कमरे में सामान व्यवस्थित कर रहा था, उसने गलती से दराज में एक छोटा लिफाफा पाया। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस एक छोटी सी पंक्ति थी। पता करो कि विक्रम सिंह कौन है। विक्रम सिंह वह कौन है? रोहन ने खुद से पूछा। जिज्ञासा की भावना बढ़ रही थी। उसने लिफाफा उठाया, लेकिन अंदर केवल एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक युवा आदमी मिसेज मेहरा और एक अन्य महिला के साथ खड़ा था। शायद यह आदमी विक्रम सिंह था, लेकिन वह कौन था और उसका इस मामले से क्या लेना देना था? रोहन ने तस्वीर को अपनी जेब में रख लिया। खुद से वादा किया कि वह जांच करने का कोई तरीका ढूंढेगा, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह यह भी जानता था कि यह उसे और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगली सुबह जब रोहन नाश्ता कर रहा था, मिसेज मेहरा अचानक प्रकट हुईं। वह उसके सामने बैठ गईं। उनकी आंखें जैसे उसके दिमाग में हर विचार की जांच कर रही थीं। मैंने सुना है कि प्रिया ने कल तुमसे बात की थी, उन्होंने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। जी, उसने बस नमस्ते किया था। रोहन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। मिसेज मेहरा ने व्यंग्यात्मक रूप से होंठ सिकोड़े। वह मेरी आदमी है, लेकिन कभी कभी वह उन मामलों को सिकोड़े का धिक्कार की है में हस्तक्षेप करना पसंद करती है जो उससे संबंधित नहीं है। तुम्हें उसकी बातों से सावधान रहना चाहिए। रोहन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में संदेह और बढ़ गया। उन्होंने प्रिया का उल्लेख क्यों किया? क्या प्रिया वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण जानती है? मिसेज मेहरा उठी। उनकी तेज आंखें जाने से पहले आखिरी बार उसे देखीं। तुम्हें बस ये याद रखना है कि इस घर में हर काम का एक परिणाम होता है। मुझे निराश मत करना। ये शब्द फिर से एक चेतावनी की तरह गूंजे, रोहन को याद दिलाते हुए कि वह एक ऐसे खेल में है जहां हर गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रोहन को लगा जैसे एक अदृश्य रस्सी उसकी गर्दन के चारों ओर कस रही है। हर दिन और भी तनावपूर्ण होती जा रही है। प्रिया के अस्पष्ट शब्द, लिफाफे में तस्वीर और मिसेज मेहरा का ठंडा रवैया, सब कुछ एक पहेली के टुकड़ों की तरह थे जिन्हें वह पूरा नहीं कर पा रहा था। उस शाम रोहन ने वह करने का फैसला किया जो उसने पहले कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। दूसरी मंजिल पर रहस्यमयी कमरे में और दस्तावेजों की तलाशी लेना। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन अनसुलझे सवाल उसे सच जानने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब रात हुई, रोहन चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। अंधेरा गलियारा केवल नाइट लैंप की मंद रोशनी से रोशन था। रोहन धीरे धीरे चला, हर कदम पर कोई आवाज न करने की कोशिश कर रहा था। रहस्यमयी कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन इस बार रोहन ने वह चाबी तैयार रखी थी जो उसे पहले मिली थी। उसने चाबी ताले में डाली, उसे धीरे से घुमाया। खामोशी में एक क्लिक की आवाज आई, जैसे किसी अप्रत्याशित चीज की शुरुआत का संकेत हो। रोहन अंदर गया। उसके हाथ में छोटी टॉर्च ने दस्तावेजों के ढेरों को रोशन किया। जगह में अभी भी नमी की गंध और ठंडक का एहसास था, जैसा कि पहली बार जब वह यहाँ आया था। इस बार रोहन को एक मोटी फाइल मिली। उसके अंदर के कागजात वित्तीय संख्याओं, लेन देन और उन नामों से भरे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सुना था।
एक विशेष कागज ने उसका ध्यान खींचा। ये एक बड़ा अनुबंध था जिस पर विक्रम सिंह के हस्ताक्षर थे। वह नाम जो बिजनेस बेयर अबियासी था, बेस्तुआ के कागजात, बिजनेस कागजात का उसने लिफाफे में मिली तस्वीर पर देखा था। विक्रम सिंह कौन है उसका? मिसेज मेहरा और मेरे पिता से क्या लेना देना है? रोहन ने मन ही मन सोचा। सुराग खोजने के लिए हर पृष्ठ को पलट रहा था। ठीक उसी समय टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में रखे एक छोटे लकड़ी के बक्से पर पड़ी। रोहन पास गया, बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। उसका चमड़े का कवर पीला पड़ गया था। उसने डायरी खोली और अंदर के शब्दों ने तुरंत उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। 12 मई, 10 साल बाद विक्रम सिंह से मिली। वह अभी भी उतना ही धूर्त है। अगर इस योजना के लिए नहीं होता तो मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिलती। लेकिन यही एकमात्र तरीका है जो कुछ भी खोया है उसे वापस पाने का। 20 मई, राकेश उसका बेटा, उसकी एकमात्र कमजोरी है। मैं उसका इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए करूंगी कि यह योजना विफल ना हो। ये शब्द रोहन के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गए। राकेश, ये उसके पिता का नाम था। रोहन को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। उन्होंने वास्तव में बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन किस लिए? गलियारे में कदमों की आवाज आई। रोहन चौंक गया। जल्दी से लकड़ी का बक्सा बंद किया और डायरी को अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, दरवाजा खुल गया। मिसेज मेहरा प्रकट हुई। उनकी आंखें एक खंजर की तरह तेज थीं। तुम फिर यहां हो? उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। मैं बस सच जानना चाहता था। रोहन हकलाया, शांत रहने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं है। मिसेज मेहरा पास आई। उनकी आंखें रोहन से नहीं हटीं। तुम्हें बस यह जानना है कि तुम यहां हो क्योंकि मैंने ऐसा फैसला किया है और तुम्हारे हर काम का एक परिणाम होता है। रोहन ने अपने हाथ कस लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। आपने मेरा इस्तेमाल किया। आप मेरे पिता से बदला लेना चाहती थीं, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने मुझे इस मामले में क्यों घसीटा? मिसेज मेहरा ने होंठ सिकोड़े एक ठंडी मुस्कान के साथ। तुम्हें लगता है कि तुम पीड़ित हो? इतने भोले मत बनो रोहन। तुम्हारे पिता ने सब कुछ शुरू किया था। मैं बस वही वापस ले रही हूं जो मेरा है। लेकिन मेरे पिता ने क्या किया? रोहन चिल्लाया। लाचारी और गुस्से की भावनाएं उमड़ पड़ी। बताइए, उनकी क्या गलती थी? मिसेज मेहरा कुछ देर चुप रहीं, फिर आह भरी। तुम जानना चाहते हो? ठीक है, लेकिन जब तुम जान जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सामना करने के लिए काफी मजबूत होगे। मिसेज मेहरा ने एक कुर्सी खींची और बैठ गईं। उनकी आंखें विचार मग्न थीं, जैसे वे अतीत को याद कर रही हों। तुम्हारे पिता राकेश कुमार मेरे बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन वह सिर्फ एक पार्टनर नहीं थे। वह व्यक्ति थे जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। संपत्ति, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि लोगों पर विश्वास भी। उन्होंने मुझे धोखा दिया। विक्रम सिंह के साथ मिलकर वह आदमी जिसकी तस्वीर तुमने देखी थी, मुझे दिवालिया करने के लिए। आप झूठ बोल रही हैं। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज भर्रा गई। झूठ? मिसेज मेहरा हंसी। इस कमरे में दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। तुम खुद जांच कर सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एक सेक्शन बात करते हैं। ये वेस्ट, ये तुमाद मुझसे सब कुछ फिर से बनाने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन अंत में जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। रोहन वहीं खड़ा था। उसका दिमाग मिसेज मेहरा के शब्दों से घूम रहा था। क्या मेरे पिता ने वास्तव में ये सब किया था? मिसेज मेहरा उठी। उनकी आंखें थोड़ी नरम हो गईं।
अब तुम समझ गए कि मैं जो कर रही हूं वह क्यों कर रही हूं। लेकिन याद रखना रोहन, तुम अपने पिता नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी जैसी गलतियां करो। रोहन चुप रहा। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसे लगा कि वह विरोधाभासों और रहस्यों के एक चक्रव्यूह के बीच में खड़ा है और हर कदम अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। मिसेज मेहरा पास आई। उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम चुन सकते हो रोहन, या तो यहीं रहो और अपनी भूमिका निभाते रहो, या चले जाओ और उन सभी चीजों का सामना करो जो तुम्हारे परिवार को झेलनी पड़ेंगी। ये शब्द एक फैसले की तरह थे। रोहन ने मिसेज मेहरा को देखा। उसकी आंखें दर्द और विरोधाभास से भरी थीं। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मिसेज मेहरा ने सिर हिलाया। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन मत भूलो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। रोहन कमरे से बाहर चला गया। उसका दिल भारी था। मिसेज मेहरा ने, मिसेज मेहरा ने, मिसेज मेहरा ने, मिसेज मेहरा ने, मिसेज मेहरा ने के शब्द रहस्यमयी कमरे में दस्तावेज और उसकी जेब में डायरी, सब कुछ एक तस्वीर के टुकड़ों की तरह थे जिन्हें वह अभी तक पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह जानता था कि सच बहुत करीब है और वह केवल इसका सामना कर सकता है। रोहन अपने कमरे में लौटा और बिस्तर के किनारे पर विचार मग्न होकर बैठ गया। वह डायरी जो उसने अभी अभी रहस्यमयी कमरे से ली थी उसके हाथ में थी। उसका पुराना चमड़े का कवर समय और उसमें छिपी कहानियों का प्रमाण था। रोहन ने एक एक पन्ना पलटा। मिसेज मेहरा के टेढ़े मेढ़े लेकिन भावनाओं से भरे शब्द उसे चौंका रहे थे। 15 जून राकेश कुमार ने सहयोग का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि यह हम दोनों के लिए अमीर बनने का एक मौका है। मैंने उस पर के बढ़ाना लगाता है बराना के पास कताम कर मक्सी का छाने के साल विश्वास किया। अपनी सारी संपत्ति उसके हाथों में सौंप दी। 20 अगस्त। राकेश और विक्रम ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने सारा पैसा ले लिया, मुझे भारी कर्ज में छोड़ दिया। मेरा परिवार टूट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 5 सितंबर। मैंने कसम भारी कर्ज में छोड़ दिया। मेरे पास सितंबर में 20 अगस्त खाई है कि मैं उन्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। राकेश को कीमत चुकानी होगी। मैं उसे वह दर्द महसूस कराऊंगी जो मैंने झेला है। रोहन ने यहाँ तक पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मेरे पिता ने वास्तव में ये सब किया था? वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे। लेकिन फिर एक और पंक्ति ने उसे चौंका दिया। 2 अक्टूबर। मैं उसके बेटे रोहन से मिली। एक भोला लड़का जो अपने पिता के काले अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन क्या उसे यह सब भुगतना चाहिए? रोहन ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। मिसेज मेहरा के अंतिम शब्द शुद्ध घृणा के नहीं थे, बल्कि उनमें कुछ विरोधाभास था। उन्होंने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनमें कुछ पछतावा भी था। रोहन और इंतजार नहीं कर सका। उसने मिसेज मेहरा का फिर से सामना करने का फैसला किया। वह उनके स्टडी रूम में गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। मिसेज मेहरा, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है। मुझे सच जानना है। मेरे पिता ने क्या किया था और आपने बदला लेने के लिए मुझे क्यों चुना? मिसेज मेहरा अपनी डेस्क के पीछे बैठी थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। उन्होंने धीरे से आह भरी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। तुम सब कुछ जानना चाहते हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम लेकिन ठंडी थी। ठीक है, तुम्हारे पिता राकेश कुमार वह व्यक्ति थे जिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उन्होंने न केवल मेरी संपत्ति छीनी, बल्कि वह सब कुछ नष्ट कर दिया जिसे मैं संजोती थी। उन्होंने और विक्रम सिंह ने एक धोखाधड़ी की योजना बनाई जिससे मुझे सभी परिणामों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह जिन पर मैं देखा थी, मैं भारत किया करता है, आती हरती थी।
पूरी कहानी नहीं हो सकती। रोहन ने विरोध किया। मेरे पिता एक बुरे व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने हमेशा मुझे सही तरीके से जीना सिखाया, कुछ भी अनैतिक नहीं करना। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मिसेज मेहरा ने भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखें तेज हो गईं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने अपना अतीत बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, लेकिन तुम नहीं जानते कि उन्होंने ही मुझे मेरा पूरा परिवार खोने पर मजबूर किया। उन्होंने न केवल पैसा लिया बल्कि मेरी शादी भी तोड़ दी, मुझे गरीबी में धकेल दिया। रोहन को लगा जैसे उसे एक थप्पड़ मारा गया हो। मिसेज मेहरा के शब्द चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे, लेकिन साथ ही उसे वह दर्द भी महसूस हुआ जो उन्होंने झेला था। लेकिन मैं मेरे पिता नहीं हूं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज भर्रा गई। मेरा उनके किए से कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे इस मामले में क्यों घसीटा? मिसेज मेहरा ने उसे देखा। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। क्योंकि तुम उनके बेटे हो। तुम ही वह एकमात्र चीज हो जिसे वह प्यार करते थे। अगर मैं चाहती थी कि वह दर्द महसूस करें जो मैंने झेला था, तो मुझे तुम्हें निशाना बनाना था। आप गलत थीं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मेरे पिता का निधन हो चुका है। वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप नफरत में जीती रहीं तो आप ही वह व्यक्ति होंगी जो सारा दर्द उठाएंगी। रोहन के शब्दों ने मिसेज मेहरा को कुछ देर के लिए चुप करा दिया। अंत में उन्होंने धीरे से आह भरी। उनकी आंखें विरोधाभास से भरी थीं। तुम सही हो सकते हो रोहन, लेकिन तुम उस दर्द को नहीं समझते जो मैंने झेला है। यह आसानी से दूर नहीं होता। तुम चाहते हो कि मैं माफ कर दूं। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। रोहन ने उन्हें देखा। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी थीं। मिसेज मेहरा, मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन हम वर्तमान को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप नफरत में जीती रहीं तो आप कभी खुश नहीं होंगी। आप पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हैं। मुझे उस दर्द का हिस्सा मत बनने दीजिए। मिसेज मेहरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें नरम हो गईं। पहली बार रोहन को लगा कि उसने उनके दिल को छू लिया है। अगले कुछ दिनों में बंगले का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मिसेज मेहरा ने अब पहले जैसा ठंडा रवैया नहीं रखा। उन्होंने रोहन के साथ बात करने में अधिक समय बिताया और उन कहानियों के माध्यम से उसने उस दर्द और नुकसान को बेहतर ढंग से समझा जो उन्होंने झेला था। रोहन ने भी अपने पिता के बारे में सब कुछ स्पष्ट करने का संकल्प लिया। उसने विक्रम सिंह और अतीत के रिश्तों के बारे में और अधिक जानना शुरू कर दिया। हर सुराग उसे सच के करीब ले जा रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा है। एक सुबह जब रोहन लिविंग रूम में बैठा था, उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश स्क्रीन पर आया। अगर तुम अपने पिता के बारे में सच जानना चाहते हो तो आज रात 8 बजे कमल कैफे में मुझसे मिलो। किसी को पता न चले। रोहन ने संदेश को घूरा। उसका मन सवालों से भर गया। यह संदेश किसने भेजा था और वे उसके पिता के बारे में क्या जानते थे? उसने एक गहरी सांस ली, मिलने का फैसला किया, लेकिन वह यह भी जानता था कि आगे जो इंतजार कर रहा है वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। दूसरे भाग का इंतजार करें, अतीत का रहस्य। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, अपने विचार साझा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला भाग न भूलें। छूकें दोस्तों, आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपको ये कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना न भूलें।